तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज 10वीं में आप लोग हैं और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैथ का, तो ये चैप्टर बिल्कुल आपका 100% आज से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका भाई इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को जो चैप्टर है पूरा अच्छे तरीके से कवर करने वाला है और सारे कंसेप्ट में बताऊंगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के। और जितने क्वेश्चन बनेंगे 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे जितने क्वेश्चन बनते आ चुके हैं अब तक, सारे क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं, आप करोगे। बस आप लोगों का कंसेप्ट बस क्लियर हो जाए थोड़ा 5 मिनट में। 5 मिनट में बेसिक डिस्कस करूँगा, वो क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद सारे क्वेश्चन आप करने लगोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा आज के बाद। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ के पढ़िए अच्छे तरीके से। सफलता की 100% यहाँ पे गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा आप लोगों को 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दृष्टि रेखा को। अच्छा, दृष्टि रेखा जानते हैं क्या होता है? अब आप कहोगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में पहला पॉइंट सर ने दृष्टि रेखा ही क्यों कहा? दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? तो दृष्टि रेखा वो होता है कि प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक मतलब क्या समझ रहे हैं? प्रेक्षक मतलब कि हम लोग, मतलब कोई भी वस्तु एक जिसके बारे में बात हुई, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है प्रेक्षक, दृष्टि रेखा कहलाती है। अब ये क्या मतलब? अब देखिए, बात ये चीज़ है, अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कि अगर बात करें हम कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु ए मान लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि बिंदु ए है, ए से हम किसी बिंदु बी को देख रहे हैं, ए से हम किसी बिंदु किसको बी से देख रहे हैं, तो ए से हम बिंदु किसको देख रहे हैं? बी को देख रहे हैं। तो ए से बी के द्वारा देखी गई जो बिंदु होता है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा, बात खत्म और कुछ नहीं। अब ये रेखा किस तरह भी हो सकती है? कौन जानता है कि मैं ए से अगर किसी बिंदु सी को देख रहा हूँ, यहाँ पे बिंदु है कोई बिंदु सी, तो ए से अब सी के बीच जो ये रेखा होगी वो दृष्टि रेखा कहलाने लगेगी। दृष्टि रेखा ये कहलाने लगेगी। ठीक है, अगर बिंदु अगर यहाँ रहेगा, मान लीजिए कोई बिंदु डी, अगर मैं ए से किसी बिंदु को डी को देख रहा हूँ तो दृष्टि रेखा तब ये कहलाने लगेगी। मतलब बिंदु कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बिंदु कहीं पे भी होगा, उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, वही चीज़ कह रहा है कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो आई होप आपको एक छोटा सा पॉइंट दृष्टि रेखा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दृष्टि रेखा क्लियर हो गया होगा। हम बात करेंगे, जो दूसरा पॉइंट आपको याद करना है वो याद करना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यह बात आपको ध्यान में रखना है, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। अब उन्नयन क्या कोण होता है, इसे आप समझिए। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है? तो देखिए, उन्नयन कोण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उन्नयन कोण होता है कि दी गई वस्तु का उन्नयन कोण। हमारे बातों को बस सुनिए ध्यान से, इसके बाद मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है। मतलब अगर कोई बिंदु यहाँ पे ए ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो ये सीधी रेखा इस तरह खींचते हैं हम लोग, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग दृष्टि रेखा लिखे हैं, जो सीधी रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा हो जाता है। जो सीधी रेखा होगी क्षैतिज रेखा, इसके बाद कहीं की भी रेखाएं रहेंगी उसको करेंगे आप तो दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। और एक पॉइंट यहाँ में बिंदु पी मान लिया और इसको इससे मिला रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ से इस बिंदु को देख रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। तो वही चीज़ मैं बोला हूँ कि दी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। मतलब इन दोनों से बना कोण क्या होगा? ये वाला, ये कोण जो बनेगा
यही कोड आप लोगों को क्या कहेगा, उन्नयन कोड। उन्नयन कोड क्या कहेगा, उन्नयन कोड कहलाएगा। तो वही चीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बना जो कोड होता है उन्नयन कोड होता है। जबकि यह क्षैतिज अस्तर से ऊपर होता है, जबकि यह क्षैतिज क्या होता है, अस्तर से ऊपर होता है। या तो सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सर ऊपर की ओर उठाते हैं, उन्नयन कोड कहलाता है। सिंपल आप ये कह सकते हो कि वह वस्तु को देखने के लिए, कोई भी वस्तु को देखने के लिए जब हम सर क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो क्या कहते हैं, उनके भी जो कोड बनता है उन्हीं को बोलते हैं उन्नयन कोड। जैसे देखिए बात को, अगर ये मेरी भूमि है, ठीक है, यह समतल भूमि है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे चंद्रमा को देख रहा हूँ, चाहे सूर्य को देख रहा हूँ। तो सूर्य को मैं यहाँ से अपनी आंखों से देख रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस ऑब्जेक्ट को। तो ये आपको क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा और आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सूर्य को देखने के लिए मैं अपना आँख कहाँ ऊपर उठाना पड़ा, तो अपना आँख उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो ये कोड़ा बनेगा थीटा वाला, ये आपका उन्नयन कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोड। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर सिर जिसको ऊपर उठाना पड़े, वहाँ पे जो कोड बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो उन्नयन कोड कहलाता है। बात है समाप्त। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह दूसरा आपको तीसरा पॉइंट आपको याद करना है, अवनमन कोड। अवनमन कोड तो सिंपल ये हो गया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर जो सर हम ऊपर उठा रहे थे तो उन्नयन कोड बनना था, तो किसी वस्तु को देखने के लिए अगर जिसे सर नीचे करना पड़ेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, अवनमन कोड कहलाएगा। सिंपल क्या कहलाएगा, अवनमन कोड। जैसे देखिए ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, समतल बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बिंदु मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया और इसको मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ, तो इसको नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इसे अगर आप ही ज़मीन पर खड़े हो तो नीचे देखेंगे। देखिए ये ज़मीन है, ज़मीन के यहाँ पे क्या कोई चीज़ नीचे आपको कोई वस्तु रखी हुई है, तो ज़मीन के नीचे आप देख रहे हो तो अपना नज़र क्या कर रहे हो, नीचे झुका रहे हो। तो नीचे झुका रहे हो तो वहाँ पे जब नज़र नीचे झुकाने की बात आए तो वहाँ पे अवनमन कोड बनता है। तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोड। अवनमन कोड इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं X कोई रेखा, ठीक है। तो सिंपल ये बात होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर नज़र उठा के देखते हैं हम, आसमान में कोई भी वस्तु है उसको देखते हैं नज़र उठा के, तो वहाँ पे उनके बीच उन्नयन कोड बनता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए अपनी नज़र झुकाते हैं तो उनके बीच अवनमन कोड बनता है। बात खत्म, बस इतना ही आपको याद करना, कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट बस इतना आपको याद है कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उन्नयन कोड किसे कहते हैं और अवनमन कोड किसे कहते हैं, बात बन जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अब वही क्वेश्चन करेंगे। और देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा, आप चुटकियों में कर पाओगे उन सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर पहला देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोड का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि किसी पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई से कितना, कड़ी में 3 गुनी है, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिगर बनाएंगे उसी के अनुसार जिस प्रकार वो बोला है। देखिए पहले हम लोग हल करते समय पहले जो दिया उसके कंडीशन पे लिखेंगे। कह रहा है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी पेड़ की छाया की बात कर रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई पेड़ कैसे होता है, कोई पेड़ इस तरह खड़ा होता है, इस तरह पेड़ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये पेड़ हो गया। पेड़ की छाया हमेशा कहाँ बनती है, ज़मीन के इस तरह। तो यहाँ पे यह छाया इसकी बन गई, क्या हो गया, ये छाया, ये इसकी क्या है, छाया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C, मतलब BC क्या हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है। और उसकी छाया ये बननी है, इसको ये मान लीजिए, ये भी इसकी छाया बननी है, पेड़ इस तरह खड़ा है, इसकी छाया बन रही है, ठीक है। तो कह रहा है किसी पेड़ की छाया जो AB है, किसी पेड़ की छाया AB है ना, है, तो किसी पेड़ की छाया AB उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है। ऊंचाई मतलब पेड़ की ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, ठीक है। ये अब कह रहा है प्रश्न। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर पेड़ की ऊंचाई अगर हमको नहीं दिया है, उसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो जाहिर बात है कि तब पेड़ की ऊंचाई x हो जाएगी, तो पेड़ की छाया कितनी होगी,
करड़ी में 3x होगी, क्योंकि इसे करड़ी में 3 गुनी है, तो हो जाएगी करड़ी में 3x इस पेड़ की क्या छाया। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, तो जाहिर सी सूर्य ऊपर होगा और यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब हम किसी को नीचे से ऊपर देखते हैं, मतलब सूर्य यहाँ होगा, सूर्य का होगा पेड़ के ऊपर होगा, जस्ट यहाँ पे सूर्य होगा, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो ये वाला कोण मतलब थीटा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपने ये फिगर बना लिया ना, तो यह प्रश्न कहीं जाने ही वाला नहीं है। आपने फिगर बना लिया, उसी के अनुसार यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लिखेंगे कि माना BC क्या है, पेड़ है। माना BC क्या है, पेड़ है। BC क्या हो गया, पेड़ हो गया। तथा AB क्या है, इसकी छाया। तथा AB इसकी क्या है, छाया। इसकी छाया है, ठीक है। तथा सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, तो इसको लिख लेंगे। तथा सूर्य का उन्नयन कोण, तथा सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थीटा है। जो दिया था उसको हमने अच्छे तरीके से लिख लिया, ठीक है। फिर मतलब इस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर थीटा, और BC बराबर x। BC बराबर हमने क्या माना है, x माना, और AB बराबर क्या निकल के आया यहाँ पे, करड़ी में 3x, क्योंकि जो छाया थी ना मेरे प्यारे विद्यार्थी वो करड़ी में 3 गुनी थी, इसलिए गुणा करना पड़ा। अब हम देखेंगे हल करते समय कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ही तो बनना है। हल करते समय देखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए आपको करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस एक चीज़ है, हमसे पूछा है क्या कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात किया। हमको कोण पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कोण पूछा है। हमको वैल्यू किसका दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको देख रहे हैं वैल्यू एक x दिया है, एक करड़ी में 3x दिया है। आप सोचो कि कैसे यह हल होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x दिया है जिसे हम लंब बोलते हैं, ठीक है, क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कड़ है। तो हमें एक तो लंब दिया है और एक हमको आधार दिया है। त्रिकोणमिति में बताया था कि लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हमारा BC और बटे क्या हो जाएगा AB। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि जो वैल्यू दिया है उसी में देखेंगे। तो लंब दिया है, आधार दिया है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो BC मतलब x और AB मतलब कि करड़ी में है 3x, ठीक है। अब ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर x और बटे में करड़ी में 3x। x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बच गया, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेन थीटा है, तो टेन थीटा को टेन थीटा रख लीजिए। अब 1 बटे करड़ी में 3, टेन कितना का मान 1 बटे 3 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेन कितना का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है। हमने बताया था कि टेन 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान आपका होता है 1 बटे करड़ी में 3, ठीक है। तो 1 बटे करड़ी में 3 को मैं टेन 30 अंश नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो गया 30 अंश, और थीटा को हमने क्या माना था, वही तो है सूर्य का उन्नयन कोण, निकल गया। तो इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण मतलब थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया, ये हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कुछ नहीं था, आपने कंसेप्ट था आप लोगों का क्लियर, आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में और आप आसानी से कर पाओगे इसको। तो ये तो प्रश्न नंबर पहला था। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है, उससे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर दूसरा, और प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार बोला है उसी प्रकार डायग्राम बनाएंगे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, मान लेते हैं कि एक खड़ी एक मीनार आपकी है, ये क्या है मीनार, और मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ये BC एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया जो ज़मीन पर बनेगी इस तरह,
ये इसकी छाया है, इसको मान लेते हैं ए इसकी क्या है, छाया है। तो ज़मीन पर बनने वाली इसकी जो छाया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी लंबाई क्या है 20 कड़ी में 3, मतलब इसकी लंबाई है 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, अब जाहिर बात है यहाँ से यहाँ ऊपर इसके सूर्य होगा, क्योंकि उन्नयन कोण होता है जिसे नीचे से ऊपर देखते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा यह होगा थीटा, ये सूर्य का उन्नयन कोण है। तो ये पूछ रहा है कि ये थीटा ज्ञात कीजिए। हमें सेम वही पैटर्न पे है, दोनों को वैल्यू दिए, हम आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो ये तो जरूरी है ना, लिखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखिए जरूर, ये नहीं कि डायरेक्ट हल करना चालू कर दे, नहीं, एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, जो आप लिखे हैं, जो माने, सब कुछ अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि माना BC बराबर 20 मीटर, BC बराबर क्या 20 मीटर, ऊंची एक मीनार है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार है। इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही पढ़ता है कि क्या क्या कंडीशन दिया है। ठीक है, तो BC बराबर 20 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है। इसकी छाया की लंबाई दे चुका है, क्या लिखेंगे, इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई कितना है, इसकी छाया की लंबाई AB इसकी छाया की लंबाई AB और कितना दिया है, 20 कड़ी में 3 मीटर, 20 कड़ी में 3 मीटर दिया है। ठीक है, और माना बिंदु ए पर सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, लिखेंगे बिंदु ए पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो इतना चीज़ तो मुझे दिया था, मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया। अभी इसे सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में हमें वैल्यू किसका दिया है, एक तो लंब दिया है, एक आधार। अभी करके आए हैं सोल्यूशन पहले वाला प्रश्न में कि लंब और आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब मतलब BC और आधार मतलब AB। ठीक है, BC मतलब 20 मीटर और AB मतलब 20 कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गया कि टेन थीटा बराबर निकल के आ गया 20 बटे 20 कड़ी में 3, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा टेन थीटा बराबर बच गया 1 बटे कड़ी में 3। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि टेन कितना का वैल्यू 1 बटा कड़ी में 3 होता है। तो जस्ट वही वाला प्रश्न नियर हो गया कि टेन 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है। तो 10 से 10 कैसे, थीटा बराबर 30 अंश, इसका भी आ गया आंसर। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे भी वही आ गया। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व होता है, कितना इजी है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 अंश, हल हो गया। देखिए सेम वही पैटर्न था। ठीक है, सेम वही पैटर्न था और हल हो गया। तो देखिए इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आएगा, आप बनाओगे और पता नहीं शूट क्यों में कर पाओगे। आज के बाद त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है आपके हाथ में रहेगा, आप उसके मास्टर हो, समझ लो कि जितना क्वेश्चन कराऊंगा सब आपने देख लिया ना, मास्टर हो जाओगे, आप खुद पढ़ाने लगोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे देख लेते हैं। प्रश्न यह है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी। कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर। आगे हमको दे चुका है क्या, सूर्य का उन्नयन कोण आगे से दे चुका है कि सूर्य का उन्नयन कोण जिस समय 45 था, मतलब कि ये कितने अंश था, 45 अंश था। सूर्य का उन्नयन कोण जिस समय 45 अंश था, तो एक स्तंभ की परछाई जाहिर सी बात है स्तंभ हो जाएगा, तभी स्तंभ है तो उसकी परछाई यह है, तो उसकी परछाई 10 मीटर नापी गई। उसकी परछाई कितनी नापी गई, 10 मीटर। उसमें उसकी परछाई कितनी थी, 10 मीटर थी, बिल्कुल क्लियर। तो उस स्तंभ की ऊंचाई, मतलब इस स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है ये वाली। ठीक है, तो नाम कर लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको B मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये भी तो आपका स्तंभ हो गया और BC लंबाई होगी इसकी, और सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश आगे दे चुका है। हमें कैलकुलेट करना है यह स्तंभ की ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। ठीक है, यही कैलकुलेट करना हमको। जिस प्रकार बोलता सूर्य के यहाँ पे ये सूर्य है, तभी तो नीचे से ऊपर देखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश बनना है।
तो ये काम है, ये इसको लिख ये सूर्य है, लिख लीजिएगा सूर्य। क्लियर हो गया ना। जिस प्रकार बोला था हमने कर दिया कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण देखिए 45 स्तंभ था, तो एक स्तंभ की परछाई, जो स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सबसे मेन काम हमारा ये होता है भाई, जो दिया है पहले उसको आप सीटिंग अरेंजमेंट में अच्छे से लिखें। तो हम लोग लिखेंगे कि स्तंभ ए बी की परछाई, स्तंभ ए बी की परछाई, स्तंभ ए बी की परछाई मतलब कि यह स्तंभ ए बी की परछाई, स्तंभ ए बी की परछाई क्या, बी सी। ए बी की परछाई क्या हमारी, बी सी, बराबर कितना दिया है 10 मीटर। 10 मीटर आप लिख दोगे, 10 मीटर लिख दिया आपने। फिर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण दिया है तो उसको लिखोगे सूर्य का उन्नयन कोण। अब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा हमें दे चुका है कितना, 45 अंश, ठीक है। और स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। यही आपका सबसे मेन होता है लिखने का तरीका। ये आपने अच्छे तरीके से लिखा है तो एग्जामिनर आपको प्रभावित होगा। अब जो चीज़ दिया उसको मैंने लिख लिया है, h मीटर है। अब हल करेंगे, हल किस में होगा, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज जिसका कोण 90 अंश होता है, तो 90 अंश तो ये है, तो समकोण त्रिभुज तो हुआ समकोण त्रिभुज क्या, ABC में। अब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे हम यहाँ 45 अंश दिया है, हम इसे 10 45 अंश मानेंगे, इसलिए 10 वैल्यू लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे लंब है और आधार, और 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 लूँगा। तो इसको मैं क्या मानूंगा, 10 45 अंश, क्या मानूंगा कि 10 45 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब मतलब ए बी बटा क्या होता है, BC होता है, लंब बटा आधार। ए बी कितना आपका H और BC कितना है 10, इस तरह मानेंगे। तो हो जाएगा आपका 10 45 अंश बराबर क्या हो गया, H बटा 10 हो गया। क्लियर क्लियर। अब 10 45 अंश का मान तो 1 होता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, H बटे 10। अब 10 45 का मान 1, तो 1 बराबर H बटे 10। हमें कैलकुलेट करना है H, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, H का गुणा 1 में होगा तो H, अब बराबर 10 का गुणा होगा तो 10 में 1 का गुणा होगा तो 10। H बराबर क्या गया, 10 मीटर। अब बात खत्म है, यही तो ज्ञात करना था, H तो ज्ञात करना था, H यही तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना था। हल हो गया, बात खत्म। कितना सिंपल है बताइए। लिख दोगे लास्ट में कि अतः स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है। अब बताइए कुछ था इस प्रश्न में, तो बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, बाकी आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत है बताइए। अब तो कोई दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 3 में, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण। देखिए 75 मीटर ऊंची मीनार है, ये जो है 75 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। और ये आपका ये ज़मीन है, ये समतल ज़मीन आपका है, ज़मीन पे आप लोगों का 75 मीटर ऊंची एक मीनार खड़ी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। इस ज़मीन पे ये मान लेते हैं कि यह कार है, एक क्या है, कार है। कह रहा है कि जो मीनार है वो मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो जाहिर सी बात अवनमन कोण है तो ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखेगा तभी अवनमन कोण होगा, मतलब कोई ऊपर से नीचे यहाँ पे देख रहा है इस चीज़ को, तो अवनमन कोण यह हो जाएगा 30 अंश। तो वही चीज़ बोला है कि मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में खड़ी कार है का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण बनना है कितना अंश, 30 अंश। मीनार के आधार पर, मीनार का आधार क्या होगा, यह नीचे वाला, मीनार के आधार ये नीचे वाला, ये पॉइंट हो गया। मीनार के आधार पर कार की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे मान लेंगे B और इसे मान लेंगे C और यहाँ पर मान लेंगे A। तो यहाँ तक दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ठीक है। कि ये वाली दूरी क्या होगा, तो सिंपल निकल जाएगा।
अब जो चीज़ आप लिखो उसको तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तो चलिए लिख लेते हैं। तो कैसे होगा, लिखेंगे माना बीसी मीनार मान लेंगे, माना बीसी मीनार तथा बिंदु ए पर कोई कार है, तथा बिंदु ए पर कोई कार है, क्या है, कोई कार है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गया, कोई कार है। इसके बाद मीनार का अवनमन कोण कितना दिया, 3 अंश, तो मीनार का अवनमन कोण लिख देंगे, मीनार का अवनमन कोण जिसे हम ऊपर से नीचे देखते हैं, अवनमन कोण थीटा बराबर कितना अंश है, 30 अंश है। अब इतना सारी चीज़ें दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, मीनार के आधार से कार की दूरी, ये पूछा है। तो पहले हम लिखाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे समकोण लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें लंब दिया है, हमें ज्ञात करना क्या है, आधार की वैल्यू। तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा मतलब टेन 30 अंश का मान रखेंगे, क्योंकि थीटा की जगह 30 अंश है। तो टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब मतलब BC, आधार मतलब AB, यह हो जाएगा। ठीक है, तो टेन 30 अंश बराबर BC मतलब क्या, 75 मीटर, और AB तो हमको ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 75 बटे AB को गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 75 गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 75/3। हमें ज्ञात क्या करना था, AB बराबर 75/3 आ गया, मतलब इतना मीटर आ गया, बस हल हो गया, कुछ है ही नहीं। अतः क्या लिखोगे, अतः मीनार के आधार से कार की जो दूरी होगी, कार की दूरी वो कितना आ गया, 75/3 मीटर है, 75/3 मीटर है, आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बस आपको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, और हमारे साथ वही हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक बार सारी वीडियोज़ को देख लेंगे ना, कोई भी चैप्टर हो आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 अंश का बन रहा हो, तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 अंश है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से चित्र बनाएंगे जिस प्रकार बोला है। कह रहा है यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से, 12 मीटर का कोई ऊंचा पुल है, 12 मीटर का ऊंचा पुल, ये पुल मान लेते हैं P, यहाँ पे जो मान लेंगे P से पुल होगा, ये आपका पुल है जो कि कितना है, 12 मीटर पुल है, जो कि मैं PQ मान लेता हूँ, PQ 12 मीटर पुल है। एक नाव का अवनमन कोण, ये इसका क्या हो जाएगा, समतल जमीन हो जाएगी, और नाव यहाँ पे होगा, नाव यह है, यहाँ पे नाव होगा, इस तरह मान लीजिए नाव है, इसको ये मैं मान लेता हूँ। तो 12 मीटर ऊंचे पुल से, 12 मीटर ऊंचे पुल से मतलब यहाँ से P से पुल से, ऊंचा पुल मतलब ये ऊपर से, एक नाव का अवनमन कोण मतलब इस नाव का अवनमन कोण मतलब ये ऊपर यहाँ कोण बनेगा, तो कोण बनेगा तो आधार आप ये हो जाएगा, यहाँ से डॉट लाइन एक आधार निकलेगी, और यह हो जाएगा कितना अंश, 60 अंश दिया है, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो पुल से नाव का अवनमन कोण मतलब पुल से हम इस नाव को देख रहे हैं, तो कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो नाव पुल के आधार से, जो नाव है वो पुल का आधार क्या होगा, Q, पुल के आधार Q से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब यह दूरी कितनी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो पुल के आधार से मतलब Q से इस नाव की दूरी कितनी है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चीज़ यहाँ पे आपने लिखा है, माना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, इसके बाद हल करेंगे इसे। तो हल करते समय पहले जो दिया है उसको लिखिए। हम लोग लिखेंगे कि माना
नाव ए, माना नाव ए, ये जो है नाव है, माना नाव ए की पुल के आधार Q, पुल के आधार Q से दूरी, माना नाव ए की पुल के आधार Q से जो दूरी होगी, दूरी मतलब ए क्यू, इसको मैंने मान लिया x मीटर है। क्या है? x मीटर माना है, तो उसको मैं इस प्रकार लिखा हूँ कि माना नाव ए की पुल के आधार Q से दूरी ए क्यू बराबर कितना है? x मीटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे पुल से नाव का अवनमन कोण, पुल से नाव का अवनमन कोण, पुल से नाव का अवनमन कोण कितना दिया है? 60 अंश। कितना? 60 अंश। अवनमन कोण 60 अंश क्या है आप लोगों का? यह चीज़ मतलब कि क्या, इसको यल मान लीजिए। आप कह सकते हो कि कोण LPA बराबर 60 अंश, LPA जो बीच में होता है वही कोण होता है, तो ये वाला 60 अंश है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप कह सकते हो कि कोण LAQ कहाँ होगा? LAQ नहीं होगा। कोण LPA बराबर तो 60 अंश दे दिया है, ठीक है। PAQ यह कोण, आप एक बात कह सकते हो कि कोण PAQ बराबर होगा कोण LPA के। अब आप कहोगे ये क्या कर रहे हैं? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोण होगा, कोण PAQ जो कोण ये वाला है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एकांतर अंतःकोण बन रहा है। एकांतर कोण का मतलब ये चीज़ होता है कि कोई दो सरल रेखा है और कोई तिर्यक रेखा काटता है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, एकांतर कोण। तो अगर यह 60 अंश है तो ये भी 60 अंश हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंडीशन क्या होगा कि अगर ये 60 अंश है तो ये भी हो जाएगा आपका 60 अंश, कि कोण PAQ जो है वो LPA के बराबर होगा। यहाँ पे कारण लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो अगर यह 60 अंश है तो भी 60 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब इसे हल करेंगे। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? PQA में, त्रिभुज PQA में। अब इस त्रिभुज में इसे हल करेंगे तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे लंब की वैल्यू दिया है 12 और आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार मतलब 10 थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 अंश तो दिया ही है, तो हो जाएगा 10 थीटा की जगह क्या रखेंगे? 60 अंश बराबर लंब बटा आधार मतलब PQ अपान AQ, ठीक है। तो PQ की वैल्यू कितना है? 12 मीटर, और AQ की वैल्यू x मीटर निकालना है, तो हो जाएगा 10 60 अंश बराबर 12 बटे x, ठीक है। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है? करणी में 3, तो करणी में 3 बराबर हो जाएगा 12 बटे x। हमें वैल्यू निकालना है x का, ठीक है। तो x को गुणा करणी में 3 करोगे तो हो जाएगा करणी में 3x बराबर 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 12 बटे करणी में 3, 12 बटे करणी में 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। 12 बटे करणी में 3, इसे परिमेयकरण कर दोगे तो हो जाएगा करणी में 3 का गुणा ऊपर कर दो, करणी में 3 का गुणा नीचे कर दो, परिमेयकरण तो हो जाएगा x बराबर 12 बटे करणी में 3 ऊपर, और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करोगे तो हो जाएगा 3 चौक को 12, मतलब x बराबर 4 करणी में 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू ज्ञात करना तो था, तो AQ की वैल्यू निकल गया, तो हम लिखेंगे अतः नाव पुल के आधार से 4 करणी में 3 मीटर दूर है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मीटर दूर है, इस तरह आप लास्ट में लिखोगे, नाव पुल के आधार से 4 करणी में 3 मीटर दूर है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों निकाला जाता है, इन क्वेश्चनों को लगाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसको हल करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह अवनमन कोण था, तो यहाँ मिस्टेक था। अवनमन कोण है तो यह यहाँ पे एक रेखा हो जाएगी, सरल रेखा, तो यह कोण बनाएगा, ठीक है। 30 अंश कोण यह नहीं रहेगा, बल्कि कोण यह रहेगा। तब यह कोण आप 30 अंश के, तो जाहिर बात है भी कोण 30 अंश हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग लिख देना, यहाँ पे 2 लाइन कि इसको L मान लीजिए,
तो यहाँ लिखोगे कोण LCA, LCA बराबर 30 अंश है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि तब LCA बराबर 30 अंश है तो हम लिखेंगे कोण CAB, कोण जो CAB है वो बराबर होगा कोण LCA के, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, मतलब ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो गया। तो अगर ये 30 अंश हो गया तो वही वैल्यू लिखा है 10 30 अंश का, मैंने ये वाला ना कि ये वाला, ठीक है। तो इसको संशोधित कर दीजिएगा थोड़ा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि अब भूमि से 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ना वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी पूरी टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारा प्रश्न है, बनाएंगे इन प्रश्नों को आराम से। सबसे पहले देखेंगे क्या प्रश्न दिया उसके अनुसार चित्र बनाते हैं। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से ऊंचाई पर 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब कि देखिए यहाँ पे इस तरह ये आपका क्या है भूमि है, क्या है भूमि। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग किस प्रकार बनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पतंग बन गया, ये क्या है पतंग है। तो यह भूमि है, भूमि से 60 मीटर की, मतलब यहाँ से ऊंचाई कितने हो गए 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई। भूमि से पतंग की 60 मीटर ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है, ठीक है। इसे आप लोग मान लें, नाम कर लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या कर रही है, पतंग है, क्या है पतंग उड़ रही है। पहला लाइन ये बोला था हमने, उसके अनुसार चित्र बनाया कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये कोई बिंदु A मान लेता हूँ और इस पतंग पे जो डोर लगी है उसको मैं इस बिंदु A में क्या करता हूँ, टाइट खूब बांध देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बांध दिया मैंने, क्या किया मैंने, ये पतंग उड़ रही है इस तरह मैंने बांध दिया इसको, और ये भूमि से कितनी 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। क्लियर, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का जो यहाँ पे झुकाव है कितने अंश का है, 60 अंश का है। और कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब डोरी बिल्कुल पूरा टाइट है। तो पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह डोरी की लंबाई पूछ रहा है, यह वाली, यह जो डोरी है ना वो तनी हुई है, तनी हुई डोरी है, ढील नहीं है, तनी हुई डोरी है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो डोरी की लंबाई यही पूछ रहा है हमसे कि डोरी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे होगा। ये पूरी आपकी ज़मीन है, यहाँ से डॉट डॉट ये पूरी जमीन है x तक। देखिए कोई पतंग कैसे उड़ रहा है, इस तरह पतंग उड़ रहा है, इस पतंग उड़ रहा है इस तरह। तो यहाँ पे ज़मीन से इसको दूरी नापेंगे तो दूरी इसकी 60 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब इसे जो चीज़ आप फिगर बनाए हो पहले आप उसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलिए हल करते समय यहाँ पे जो चीज़ हमने बनाया है लिखा है उसको लिखेंगे अच्छी तरीके से। हम लोग लिखेंगे कि माना AX, A से लेकर EX जो AX है, माना AX एक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा ना पूरा इस तरह सीधी। तो माना AX एक क्या है, क्षैतिज रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको लिखना, इसको लिखेंगे तभी एग्जामिनर देगा, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, नहीं पहले इसको लिख के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। माना AX एक क्या है, क्षैतिज रेखा है। क्लियर, मैंने पहला पॉइंट लिख लिया। जिस पर स्थित बिंदु जो C है, जिस पर स्थित बिंदु C से BC बराबर क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग B जो है उड़ रही है। इस प्रकार इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जिस पर, इसके आगे माना AX एक क्या है, क्षैतिज रेखा है, और जिस पर स्थित एक बिंदु C, स्थित एक बिंदु, देखिए इस रेखा पे स्थित एक बिंदु C से BC बराबर 60 मीटर, BC बराबर
BC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या B, एक पतंग B उड़ रही है। देखिए ये लैंग्वेज होता है लिखने का, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट रूप से समझ में आए। उड़ रही है यह पतंग B क्षैतिज भूमि पर स्थित, यह पतंग B क्षैतिज भूमि पर स्थित बिंदु ए से तनी हुई डोरी, बिंदु ए से तनी हुई डोरी AB द्वारा संयोजित है, ठीक है, या बंधी हुई है, संयोजित है। डोरी AB, जो डोरी AB है, डोरी AB का भूमि के साथ कोण कितना है इसका, 60 अंश है। कोण कह सकते हो, झुकाव कह सकते हो, कोण या झुकाव कितना है, 60 अंश है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन आपका यही है जो आप लिखा हो ना, मेन यही है। इसके बाद आप हल करोगे तो सिंपल हल हो जाएगा, लेकिन मेन लिखने का तरीका यही है। इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, किसी का मतलब नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर भी ना मिलेगा इसको ना लिखोगे तो जो दिया था उसको हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे, ACA में देखेंगे। समकोण त्रिभुज है ACA में, तो लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज किस में, ACB में, ठीक है। अब ACB में देखिए हमें ज्ञात करना है यह तनी हुई डोरी, यह ज्ञात करना है, तो हमें यह ज्ञात करना था यह पॉइंट और यह पॉइंट हमको दे रखा है। मतलब कि लंब और कड़ दे चुका है, लंब और कड़। आधार से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो लंब दे चुका है, हमको कड़ निकालना है। तो लंब और कड़ किस में होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइन ए बराबर लंब क्या हमारा BC और कड़ हमारा क्या है AB, ठीक है। अब साइन ए की जगह हम क्या रख देंगे, 60 अंश, क्योंकि थीटा वैल्यू 60 अंश यहाँ दिया हुआ है। तो साइन ए की जगह 60 अंश बराबर BC 60 मीटर हमको दिया है, AB हमको ज्ञात करना ही है। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 60/AB, ठीक है। अब AB का गुणा कर्ण में 3 होगा तो हो जाएगा कर्ण में 3, AB बराबर 60 दूनी के 120। और जब हम यहाँ से AB निकालेंगे कि AB बराबर क्या होगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 120/कर्ण में 3। अब यहाँ पर में कर देंगे तो कर्ण में 3 का गुणा ऊपर, कर्ण में 3 का गुणा नीचे। तो AB बराबर आ जाएगा आपका 120 कर्ण में 3 बटे कर्ण में 3 को गुणा कर्ण में 3 करोगे तो 3 से 3 कटा दो, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 3 चौको 12 मतलब 40 कर्ण में 3 मीटर आ गया। यही हमको निकालना था डोरी की लंबाई। AB क्या है, डोरी की लंबाई, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए डोरी की जो लंबाई होगी वो कितना आ गया, 40 कर्ण में 3 मीटर आ गया। बस ये हो गया आंसर। तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा छोटा क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कंसेप्ट क्लियर है। फिगर आपने एक बार सही बना लिया तो आप क्वेश्चन को तोड़ मोड़ किसी तरह लगा लोगे, चाहे वो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने आप में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत है अब तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। यह प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं प्रश्न के अनुसार, इसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या बोला है कि एक मीनार की पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार और भवन है, मान लेते हैं। देखिए ये तो आपका ज़मीन है, आपका समतल ज़मीन है, आप लोगों का ये ज़मीन है, सिंपल ये ज़मीन है, और यहाँ पे आप लोगों का एक क्या है, मीनार है, ये बड़ा मान लेते हैं मीनार है,
मीनार तो बड़ा ही होगा, और यहाँ पे एक भवन मान लेता, भवन तो छोटा होगा मीनार से, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए बोला है कि एक मीनार, देखिए क्या बोला है, एक मीनार की पाद बिंदु से, एक मीनार की पाद बिंदु मतलब ये मीनार आपकी है, इसे मीनार की पाद बिंदु मतलब ये ऊपर छोर, पाद बिंदु मतलब ऊपर वाला भाग, इसको ये मान लेते हैं। तो यदि मीनार की पाद बिंदु से मतलब यहाँ से एक भवन के शिखर का मतलब ये भवन है, भवन का शिखर आपका क्या कहलाएगा, भवन का शिखर मतलब निचला छोर, यह छोर, ठीक है। क्या बोला है, एक मीनार की पाद बिंदु मतलब नीचे न होता है, पाद बिंदु, एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, तो मीनार ये है आपकी, क्या है, मीनार का पाद बिंदु निचला छोर होता है, ये छोर होता है, इसको मान लेते हैं बी मान लेंगे, और यहाँ पे सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, समझिए ध्यान से। तो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये होगा निचला वाला भाग, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन का शिखर मतलब यह भवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, ये आपका भवन है और ये आपका मीनार है। तो वही बोला कि मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से एक भवन के शिखर का यहाँ का उन्नयन कोण कितना अंश है, 30 अंश है, यह बोल रखा। अच्छा, इस तरह 30 अंश है। फिर कह रहा है कि देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, हमने इसको बना लिया। फिर कह रहा और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु तो यहाँ से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब मीनार का शिखर यहाँ, मतलब ये चीज़ है, कितना अंश है, 60 अंश है। तो दोनों को विपरीत दिया हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, फिर भवन के शिखर और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया था, हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे में बोला है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब यह जो है 50 मीटर लिख लीजिएगा, 50 मीटर ऊंची मीनार है, 50 मीटर ऊंची मीनार हो, तो भवन की ऊंचाई, मतलब ये भवन की ऊंचाई यहाँ पूछ रहा है h, ये भवन की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर यह पूछ रहा है। तो पहले जो चीज़ आप फिगर में लिखे हो इस तरह बनाकर, उसे आपको लिखना पड़ेगा। लिखना तो किसी कीमत में पड़ेगा, लिखना ही मेन होता है, इसी को एग्जामिनर ध्यान देता है ज़्यादा। तो देखिए हल करते समय पहले जो दिया था उसको लिखोगे। माना ए बी एक मीनार है, तो लिखोगे माना ए बी एक क्या है, मीनार है। यह लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। माना ए बी एक क्या है, मीनार है, क्लियर। जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार के पाद बिंदु बी से, अब लिखोगे मीनार के पाद बिंदु बी से, मीनार के पाद बिंदु बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद बिंदु किससे, बी से, ये बी है, ठीक है, बी से एक भवन सी डी, एक भवन सी डी की चोटी मतलब शिखर, चोटी डी का उन्नयन कोण कितना अंश, 30 अंश है। जबकि भवन के आधार बिंदु से, जबकि भवन मतलब ये भवन के आधार बिंदु या तो आप पाद बिंदु कह सकते हो, भवन के आधार बिंदु सी से मीनार की चोटी मतलब मीनार का शिखर, मीनार की चोटी ए का, मीनार की चोटी ये तो है ए, मीनार की चोटी ए का उन्नयन कोण कितना अंश, 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है, ठीक है। इस प्रकार लिखोगे। फिर मीनार के आधार बी से, मीनार के आधार बी से भवन के आधार सी तक, भवन के आधार सी की दूरी, भवन के आधार सी की दूरी BC है, यही चीज़ बोल रहा है कि BC है, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई CD है, माना भवन की ऊंचाई
माना भवन की ऊंचाई CD है, CD बराबर x मीटर है। मतलब देखिए जो लिख रहा हूँ ना यही मेन है, आपको एग्जाम में यही चीज़ दर्शाना। अगर ये आपने दर्शा दिया एग्जामिनर आधा नंबर ऐसे ही दे देगा आपको, चाहे आप सॉल्व करो चाहे ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बता दे रहा हूँ अभी से। इससे आपको किसी कीमत पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया ना, तब अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब इतना आपने कर लिया, तब यहाँ पे इतना लिख लेने के बाद आपको करना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज किस में देखोगे, ABC। इसमें ABC पहले इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे हम लोग ABC, क्योंकि हमको इसकी x की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग ABC बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें हल करता हूँ, वो फिगर ले लेके आपको बताऊँगा उसमें। तो आप क्या लिखोगे हल करते समय, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या दिया है, ABC में, ये बड़ा त्रिभुज जो है ABC में, इसमें देखिए लंब हमको दे रखा है, क्या देखा है, लंब दे रहा है। और ये हमको ज्ञात करना है, पहले इसको ज्ञात करेंगे आधार को। हमें तो एग्जैक्ट ये ज्ञात करना है, लेकिन पहले हमको ये ज्ञात करेंगे तभी वो ज्ञात होगा। तो लंब आधार, लंब बटे आधार मतलब क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंब बटे आधार बराबर क्या होगा, tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan की वैल्यू कितना दिया है। तो अब आप कहोगे थीटा की वैल्यू क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थीटा की वैल्यू कितना होगी, सबको मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये पूरा का पूरा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ये पूरा का पूरा 90 अंश का होता है। तब ये 30 अंश है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, 60 अंश। तभी तो यहाँ से लेकर पूरा कोण 90 अंश का होगा, सिंपल। तो यहाँ पे tan की वैल्यू क्या रखोगे, 60 अंश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। ठीक है, लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा, AB अपान BC। अगर आप 60 अंश नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इस कोड से भी निकाल सकते हो। tan C का वैल्यू रखे, tan C, ये C वाला tan C का वैल्यू भी तो 60 अंश है, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। tan C बराबर देखिए इसके भुजा के सामने वाली भुजा लंब होती है या आधार होता है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो आप वहाँ से भी निकाल सकोगे, ठीक है। tan C का वैल्यू रख के भी निकाल दोगे, या तो tan 60 अंश। तो यहाँ पे लिख सकते हो tan C बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान BC, मतलब कि लंब बटा आधार। तो वही चीज़ तो AB अपान BC, और tan C की वैल्यू मान लीजिए 60 अंश हो गया, तो tan 60 अंश बराबर AB अपान BC। तो इस हल करोगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 अंश। AB का वैल्यू कितना था वहाँ पे 50, और BC का हमें कैलकुलेट करना है। तो tan 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे BC। और यहाँ से निकालोगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो एक BC का गुणा ही होगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 BC, कड़ी में 3 BC बराबर 50। तो यहाँ से हमको निकालना है BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3, 50 बटे कड़ी में 3 मीटर, यही तो होगा। तो BC बराबर क्या होगा, 50 कड़ी में 3। तो यहाँ BC की वैल्यू निकल गया, BC बराबर क्या निकल गया, 50 कड़ी में 3। तब ये निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप तो बिल्कुल आसान हो गया। अब हम त्रिभुज किस में देखेंगे, BCD में, किस में, BCD। अब छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD, समकोण यहाँ लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज BCD में। अब ये सिंपल है, BCD में क्या होगा, लंब आधार हमको दे दिया है, लंब ज्ञात करना है, मतलब कि लंब बटे आधार। इसको ये 30 अंश यहाँ पे दिया ही है, थीटा का वैल्यू, तो निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा, लंब बटे आधार 10, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब क्या है यहाँ पे CD, और आधार क्या है यहाँ पे BC, ठीक है। तो सिंपल tan का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या रखोगे, 30 अंश, और CD मतलब हमें भवन की जो ऊंचाई है वही CD है, तो हमको ज्ञात ही करना है। BC भी जस्ट निकाले हैं, BC 50 कड़ी में 3, तो जगह 50 कड़ी में 3, बात खत्म। तो tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 3, तो हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर CD वैल्यू हमको ज्ञात ही करना है, हो जाएगा 50 कड़ी में 3। तो CD को गुणा तब कड़ी में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा CD गुणे कड़ी में 3, अब बराबर 50 गुणा मतलब 50 कड़ी में 3 को गुणा 1 में होगा, तो हो जाएगा 50 कड़ी में 3। हमें ज्ञात करना है क्या, CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 50 कड़ी में 3 और बटे यहाँ पे कड़ी में 3, ठीक है, इस तरह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, अच्छा 50 कड़ी में 3 लिखे हम लोग, 50 कड़ी में 3 थोड़ी आया है, 50 बटे कड़ी में 3 आया है।
मिस्टेक थोड़ा यहाँ पे 50 कड़ी में 3 आया ना, तो हम लोग गलत लिखे हैं यहाँ, 50 कड़ी में 3 आएगा, 50 कड़ी में 3 मीटर ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, तब ये सारी चीज़ें गलत हो गया, यहाँ हल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। या हम लोग 50 कड़ी में 3 लिखे हैं, नहीं, तो यहाँ से हल कर देते हैं। टेन थीटा पर क्या हो जाएगा, CD अपन क्या था, BC था ना, तो 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 अंश का वैल्यू बराबर CD का वैल्यू हमें तो ज्ञात करना है, और BC का वैल्यू क्या है, 50 कड़ी में 3, इस तरह है, ठीक है। तो 10 30 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 कड़ी में 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, CD बटे 50 कड़ी में 3, इस प्रकार होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए करना हमें ये पड़ेगा कि हमें निकालना है किसकी, CD की वैल्यू। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें होगा कड़ी में 3, 50 कड़ी में 3 का गुणा पहले 1 में हो जाएगा, तो ये आपका तो सिंपल 50 कड़ी में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कड़ी में 3 जो है इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 होगा, तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कड़ी में 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो इस तरह हो जाएगा। अब हल कीजिए, कितना हो जाएगा, CD बराबर ऊपर 50 और नीचे कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 3, तो मतलब 50 बटे 3, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, भाग दीजिए तो 16 तियाँ 48 दशमलव 16 तियाँ 48 2 बच जाएगा, 16 सही 2 बटे 3 लिख लीजिए, सिंपल। CD बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर आ जाएगा। और CD क्या हमारा है, भवन की ऊंचाई, तो सिंपल भवन की ऊंचाई यहाँ से निकल गया, भवन की ऊंचाई बराबर क्या निकल गया, 16 सही 2 बटे 3 मीटर, इस तरह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए सिंपल था, बस यहाँ मिस्टेक था हम लोगों, हमने ये वैल्यू गलत लिख दिया था, 50 कड़ी में 3, 50 बटे कड़ी में 3 है, तो देखिए इस प्रकार। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी थोड़ी था, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सारी चीज़ें इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाते हैं, तब जाके पूर्ण रूप से सही होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको तो नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, अब तो हम रहने देते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बना लोगे, इतना प्रश्न बहुत है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा आँख बंद करके बना लोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्द से शेयर करते रहो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छे से वो पढ़ पाएँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।